टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आज फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये बताया कि जब हम दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो उसके बाद जो सूरत हाल न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से, क्रिकेट मैच की टीम्स के हवाले से जो इस वक्त दरपेश आ रही है, तो ये तो फिर उसके असरात ज़रूर आएंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आज कौमी असम्बली का इजलास था, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है और मौजूदा हुकूमत के इक़दामात पर तनकीद की है। इसके साथ साथ तर्जुमान तालिबान अफ़गानिस्तान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अमन की कोशिशों को सराहा भी और ये बयान दिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अमन की कोशिशों को अफ़गानिस्तान में मुदाखलत न समझा जाए। एक बड़ा बयान अफ़गान तालिबान की जानिब से ये सामने आया है। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पॉलीक्लिनिक में जो करप्शन की स्टोरीज़ थी वो आपके साथ शेयर करते रहे हैं, उस पर एक्शन हुआ है। सच टीवी की खबर पर एक बड़ा एक्शन है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सजाद तरीन साहब, ये बातें कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब जो कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है, वो सारी कौम को पता है, वो आई और चली गई। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का भी खदशा है कि वो सीरीज़ जो है मुलतवी हो सकती है, दीगर टीम्स के हवाले से भी है। तो आज उन्होंने कहा है उसकी बड़ी वजह, बुनियादी वजह यह है कि हमने दुनिया को जब ये कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर ज़ाहिर है उसके असरात तो मुरतब होंगे और हम वो सह रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब क्योंकि ख़ुद भी एंकर रहे हैं और प्रोग्राम करते रहे हैं, तो अल्फाज की जादूगरी वो जानते हैं कि अल्फाज को किस तरह बोलना है और क्या बोलना और किस तरह ख़बर चलानी है। क्या न्यूजीलैंड की टीम यहाँ खेलने के लिए नहीं आई थी? न्यूजीलैंड की टीम आई थी। क्या वो मैच से पहले वो जो आपने अलर्ट जारी कर दिया, वो किसने जारी किया? वो तो यहाँ के लोगों ने किया। वो किसने किया, किसके कहने पर जारी किया, वो क्या हुआ, उसकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, बात यह है कि आप एक बेहतर हिकमत अमली नहीं बना सके, आपने एक बेहतर मनसूबाबंदी नहीं की, जिसके बाद दुनिया को एक मौका मिला कि दुनिया ने अपने मफादात के लिए खेल को इस्तेमाल किया। हमें अपनी एक बेहतर हिकमत अमली तलाश करनी चाहिए, हमें अपनी कोताहियों पर नज़र डालनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ हमसे ऐसी कोई कोताही हुई, क्या ऐसी कोई बात हुई जो दुनिया को मौका मिल गया। हमने ऐसा मौका ही क्यों दिया? जब हम खुद मौका देंगे लोगों को, और क्रिकेट की ज़बान में बात करूंगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम खुद लूज़ बॉल किसी को देंगे तो फिर अगले तो उस पर शॉट लगाएंगे ना। लिहाजा ये देखने की ज़रूरत है कि किस स्पेशल ब्रांच ने जारी किया, किसने जारी किया, जो सोशल मीडिया पे भी फिर रहा है वो, तो वही सारा आर्डर, ये सारी चीज़ें कैसे जारी हुई, ये किस तरह हुई, जबकि वहाँ मैं समझता हूँ कि शायद इनको न्यूजीलैंड में जो टीमें खेलने के लिए जाती हैं, न्यूजीलैंड अपने मुल्क में शायद किसी टीम को इतनी सिक्योरिटी न दे सके जिसका सारा इंतज़ाम हमने किया था। और जिस तरह हमने उनको होटलों में रखा था और जिस तरह हमने उनको किया, उसके बावजूद एक नाअहली का वो हुई है, तो उसका भी कोई जिम्मेदार उसका जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, ये गुफ्तगू नहीं की गई। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूफ रहनुमा सेनेटर परवेश खान साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। आज जो गुफ्तगू फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने न्यूजीलैंड की टीम के जाने पे, या इस वक्त ये खबर आ रही है कि इंग्लैंड की टीम का दौरा भी मुलतवी हो सकता है, क्रिकेट मैच की टीम्स के दौरे मुलतवी हो रहे हैं, उस पर उन्होंने जो जवाब पेश किया है वो आपके पेश नज़र है कि उन्होंने कहा कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो जाहिर है फिर उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, ये जो अपनी नाअहली पे और अपनी जो इनकी एक अब आलमी शोहरत है एक सिलेक्टेड होने की, उससे पर्दा डालने के लिए जो मर्जी कहते रहे, उससे अब ना यहाँ के जो मुल्क के हमारे अंदरूनी हालात हैं उन पर कोई फर्क पड़ता है और ना ही बैरूनी दुनिया में लोग इनको जिस नज़र से देखते हैं उस पर किसी किस्म का कोई फर्क पड़ता है। अब बात यह है कि एब्सोल्युटली नॉट का भांडा तो उसी दिन फूट गया था जिस दिन ये खबर आई थी कि वहाँ मुईद यूसुफ साहब जो हैं वो लोगों से अमेरिका में भीख मांगते फिरे कि एक फ़ोन का सवाल है। और मैं इस बात पर अब बिल्कुल जो है हमें समझ आ गई है कि बाइडन ने फैसला किया है, जो अमेरिकी सदर हैं, कि वो इनसे, ये नज़र आ रही है सामने कि वो इनसे किसी किस्म का भी जो है डिप्लोमेटिक ताल्लुक जो एक
पास्ट में बहुत से माजी में हमारे वजीर आज़मों के साथ रहा है, अमरीकी सदर फोन करते रहे, बड़ी करीब से काम करते रहे हैं, लेकिन ये पहले ऐसे वजीर आज़म हैं जिनके बारे में उन्होंने ये फैसला कर लिया जो अब बिल्कुल नजर आया है कि वो इनसे किसी तौर पर जो है वो बात नहीं करना चाहते। पलवशा खान साहब ये बताइएगा कि हमने तो अमेरिकन को और तालिबान को एक कतर में एक टेबल पे बिठाया, हमारी तो अमेरिका के लिए बड़ी खिदमत हैं, उसके बावजूद जो बाइडेन का ये रवैया क्यों है हमारे साथ? देखिए, उनका रवैया जो है वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। उनके वहाँ जो जमहूरियत है वो इस तरह से चौक चौबारे पे नहीं बिकती जैसे हमारे यहाँ बिकती है, और इस तरीके से लाके लोगों को अगर यहाँ मुसल्लत कर दिया जाए और मुझे और आपको और इस मुल्क के जो काबिले रहम अवाम है अब उनको जो है ये बर्दाश्त करना पड़ जाए और वो करते रहे, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया ही ये तमाशा बर्दाश्त करे और इसको अपने सर का ताज बना के फिरे और ये ड्रामे जो बाकी सब जो है इनकी काबीना सारा दिन सुबह से शाम तक ये दर्शनी पहलवान बने फिरते हैं, तो दुनिया की नजर में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया की नजर में ये लाए गए हैं, बिठाए गए हैं और दुनिया इस बात को नहीं मानती, और दुनिया उसी बात को मानती है जो बात यहाँ अवाम भी अब जान गए हैं और जो बात आपको और हमें पहले दिन से पता है। लिहाजा यहाँ वो डंडे के जोर पे जो मर्जी बन जाए, जो मर्जी करने की कोशिश करे, लेकिन असल में दुनिया इन्हें एब्सोल्युटली नॉट कह रही है, और ये एब्सोल्युटली नॉट का सारा किस्सा ही ये है कि दुनिया और जो बाइडेन उसको लीड करें वो इन्हें कह चुके हैं कि आपको हम कबूलने के लिए एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी तैयार नहीं। और अब इनकी जो एक इस हुकूमत की जो साख है जो है ही नहीं पूरी दुनिया में, लिहाजा उसका कोई ना कोई खमियाजा तो देखिए भुगतना पड़ेगा ना पाकिस्तान को। ये अभी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है वो शुरू हो रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी खिताब करना है और उसमें सारी दुनिया की लीडरशिप आएंगी, तो उससे कोई सूरत हाल बेहतरी निकल सकती है, आगे की तरफ जा सकती है। अब क्या बेहतरी 3 साल बाद और इतना सारा पानी जो कि पुलों के नीचे से बह गया है उसके बाद और इनकी हर अदाकारी के खुलने के बाद और इस वक्त जो अंदरूनी हालात है, मुल्क गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई में पिस रहा है और ये उस पर और मजीद बोझ डालते जा रहे हैं। इनको ये भी एहसास नहीं, मैं समझ नहीं आती कि रात को किस तरीके से वो हाके में वक्त सोता होगा जो इसको मदीना की रियासत कहता है, और हर हफ्ते के हिसाब से वो बिजली, आटा, घी, तेल, आपका पेट्रोल, आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इजाफा किए जाए, आवाम की जो है सांस की नाली पे जो है वो अपना पाँव रख के दबाता जाए और उसको परवाह ना हो। और इस किस्म के ड्रामेबाजियां जो ये कर लेते हैं आके बैठकर इनके वुज़रा, उस पर वो समझता है कि पेट भी भर जाएगा, उस पर वो समझता है लोगों के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आज ही अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि बिजली की कीमतों में फिर इजाफे का इन्होंने फैसला किया है, जो आज से शायद 10-15 दिन पहले भी तकरीबन 2 रुपए हुआ था, अब फिर 2.5 से 3 रुपए का इजाफा हो रहा है। तो मुझे बता दीजिए कि ये क्या मुल्क में रहने के काबिल भी कोई इंसान जो है वो जिंदा रहने के काबिल भी रह जाएगा? और इन हालात में क्या फर्क पड़ता है कि जो बाइडेन इनको कॉल करे या ना करे, या यहाँ कोई खेले या ना खेले, जब अपने मुल्क के लोग पिस और मर रहे होंगे तो खेलों से किसी को क्या ले। ये जो इलेक्टिंग वोटिंग मशीनें हैं, इस पर वो कह रहे हैं कि हम दोबारा बात करेंगे, आए और ई वोटिंग पे बात करें। अपोजिशन को उन्होंने दावत दी है फवाद चौधरी साहब ने कि मुज़ाकरात अपोजिशन इस पे करे। देखिए, मैं नहीं समझती फवाद चौधरी साहब की दावत से कोई भी आएगा, या फवाद चौधरी साहब खुद भी अपनी दावत पे यकीन रखते हैं। ये एक फ्रॉड है, और इस किस्म की मशीनें मेरे ख्याल में जो जरा तेज बच्चे होते हैं घर में बैठ के भी बना लेते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, और ऐसी मशीनें जिनके बारे में लोग कहें किसने एल्फी डाल दी जाए तो जैफ हो जाएगी। आप खुद बताइए कि जो दुनिया सब कुछ जो हमसे बहुत आगे मुल्क हैं वो अपनी इससे कई बेहतर मशीनों को जो है वो कंडम कर चुके हैं। तो ये बता दीजिए कि यहाँ जो है वो ये कौन से ऐसे अरस्तू हैं कि ये नई मशीनें जिनसे आज तक क्रिकेट ठीक ना हो सका, जिसका वाहिद जो इनका स्पेशलिटी थी और जिस चीज में इनको मलका हासिल है, वो खुद कहते हैं
वो उसी चीज को बर्बाद कर गए, तो बताइए सारा मुल्क कहाँ इनसे जो है वो आबाद होगा। मशीनें छोड़ दें, आप ये कुछ भी कर लें, ये जो है वोट आवाम के अब इन्हें मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है, और अब इन्हें वही वोट डालेगा जो कि मुल्क दुश्मन होगा, जो आवाम दुश्मन। जी बहुत शुक्रिया पलवशा खान, अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई है पलवशा साहबा से, मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आपने जिक्र किया है। सयाहत तरीन साहब, ये बातें जो अपोजिशन की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया, यकीनी तौर पर इस वक्त तनकीद जारी है मौजूदा हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से, लेकिन अगर ये देखा जाए कि एक तो ज़िम्मेदारी वो सिर्फ एक अलर्ट था जिसकी वजह से न्यूजीलैंड, इससे पहले भी मुख्तलिफ टीम्स आती रही हैं, अलर्ट्स भी जारी होते रहे हैं, उस पर सिक्योरिटी भी दी जाती रही है, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुख्तलिफ वाक़या है। अलर्ट सिर्फ एक वजह नहीं बनी कि वो चले गए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वजह ये है कि अब आप देखें ना, जैसे पलवशा खान भी कह रही थी कि हमारे सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ, वो वहाँ जाके कोशिश करते रहे कि जो बाइडन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात कर लें, और टेलीफोन ना आना, ये इसका मतलब ये हुआ कि हमने इतना अरसा जो अमेरिका के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं, उसका नतीजा यही निकला कि अमेरिका ने हमें नज़रअंदाज कर दिया है। कि क्या हम अमेरिका की ज़रूरत अगर नहीं रहे तो क्या इतना भी नहीं है कि अमेरिकन एक कॉल करें। ठीक है, अमेरिकन सदर का कॉल ना करना ये कोई मतलब एक अफसोसनाक बात तो है ना। अच्छा, ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है? इससे पहले भी अमेरिका हमें छोड़कर गया है और राब्ते भी मुनक़ता हुए हैं, इस पे इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, बात ये है कि माजी की जो हर अहद के अपने मसाइल होते हैं, हर अहद के अपने तकाज़े होते हैं। माजी की सूरत हाल को आज की सूरत हाल का मुआवजा नहीं किया जा सकता। आज हमने अमेरिकन के लिए बहुत कुछ किया, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में हमारी हुकूमत ने तालिबान ग्रुप को कतर में लाकर जमा किया, अमेरिका के साथ बिठाया और मुज़ाकरात किए। ठीक है जी, और पूरी दुनिया ने देखा कि मुज़ाकरात हमने कामयाब करवाए, सारे ग्रुपों को लाए, जिससे अमेरिका की वापसी हुई। ये एक कोई छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था अमेरिका के लिए। उसके बाद इससे पहले, जब बाइडन से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए, उन्होंने वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहुत तारीफ़ की, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ तकरीर भी बहुत दबंग की। लेकिन जब उन्होंने ये कहा जो बाइडन ने कि जनाब मैं कश्मीर पर सालसी के लिए तैयार हूँ, तो 15 दिन के बाद क्या हुआ? 5 अगस्त का इक़दाम, 5 अगस्त का इक़दाम हो गया, और उन्होंने मकबूजा कश्मीर के जो स्पेशल हैसियत थी उसको दोनों ऑर्डिनेंस का आर्टिकल ख़त्म कर दिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन जो हैं वो उस वक्त भी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हम उनके लिए तालिबान को जमा कर रहे थे, कतर में वो कर रहे थे। तो क्या आज अगर जो बाइडन कॉल कर लें, देखिए कॉल पे भी बड़ी तनकीद हो रही है ना, तो क्या हम ये समझेंगे कि हमारे साथ हो गए? उस वक्त अगर ट्रंप इमरान खान साहब को दोस्त कह रहे थे और बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, उस वक्त भी वही नतीजा निकला जो उनकी पॉलिसी का है। आज वो कॉल करें ना करें, उनकी पॉलिसी तो वही रहेगी। कॉल करने से सिर्फ ये होगा कि दुनिया की जो बाकी लीडरशिप है उनको ये पता चलेगा कि अमेरिका जो है वो हमारी भी अहमियत को जानता है, मानता है, ये बात होगी। अच्छा, कि भाई एक दुनिया की सुपर ताकत के सदर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात, एक मैसेज जाएगा, और बाकी जो उनकी पॉलिसी हैं वो तो आपको पता है ना, 50-50 साल 100 साल की पॉलिसी होती हैं, और पॉलिसियाँ चलती रहती हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अफगानिस्तान से जाना है, तो बाइडन ने आके तो इतने मतलब बुरे तरीके से और इतने मतलब इबरतनाक तरीके से गए हैं, वहाँ से इबरतनाक शिकस्त खा के गए हैं कि पूरी दुनिया उस पर हंस रही है, पूरी दुनिया देख रही है। और वह इस पर तो रूसी सदर पुतिन ने कहा है ना कि ज़ीरो कामयाबी है उनकी, कौन सी कामयाबी है? तो कामयाबी भी कोई नहीं है, मार खा खा के वहाँ से गए हैं सारा, और पता नहीं कितने डॉलर उन्होंने खर्च किए, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, और जनाब कुछ भी नहीं उनको 20 साल के बाद जो सिचुएशन निकली है वो 20 साल के बाद अफगानिस्तान और काबुल आज उधर ही खड़ा है ना जो 20 साल पहले था। बिल्कुल तो सही। ये मैं समझता हूँ कि ये कह देना कि भाई काल की अहमियत नहीं, काल की अहमियत तो है, काल ना आना उसकी मतलब बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा डैमेजिंग है। हाँ, तो मैं समझ उससे ज़्यादा फिर दुनिया मुतवज्जो हो जाती है। और ये जो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह आज उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हमने न्यूजीलैंड को तो नहीं किया ना,
तो इसका मतलब है कि जिसको कहा फिर इसका मतलब है उसने अपना मतलब ये है प्रेशर डाला कि अमेरिकन जो हैं उन्होंने दुनिया पे दबाव डालना शुरू कर दिया है। अभी तो क्रिकेट की बात है, पता नहीं और किस किस उसमें वो दबाव डालेंगे। और आपको पता है हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, ख़ासतौर पर हमारे अरब दोस्त जिसमें सऊदी अरब शामिल है, हम सऊदी अरब को अपना मतलब हर वक्त उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब हमारे पे ज़रा अमेरिका ने कोई दबाव डाला तो आप देखिएगा सऊदी अरब हमसे हट जाएगा, जैसे कश्मीर के मसले पे हुआ। ईरान हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा, लेकिन सऊदी अरब ने हमें खुदा हाफिज़ कह दी। बिल्कुल ठीक है, मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। आज कौमी असम्बली में भी बड़ा लेदे हुआ है, उस पर गुफ्तगू हुई है, उसका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे कि आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ जो है वो बोले, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा इस मौजूदा हुकूमत में लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, महंगाई में इजाफा हुआ है, टैक्स में इस हुकूमत ने वादा किया था कि इजाफा नहीं किया जाएगा मगर उसके बावजूद उसमें इजाफा कर दिया गया है। तो आज बड़ी नोक झोंक रही, शेरी मज़ारी साहब भी बोली हैं। जातरीन साहब, आज कौमी असम्बली की सूरत हाल आपने देखी। पहले तो जब असम्बली का इजलास जारी था, रफ़ीउल्लाह साहब भी बोले हैं एक मामले पर, उसका जवाब दिया गया और फिर ये कहा गया कि अपोजिशन लीडर आपके बात करें। जब अपोजिशन लीडर ने बात की तो वहाँ पे भी खासी तनकीद हुई और शेरी मज़ारी साहबा ने तो बड़े तल्ख जुमले भी कहे कि इनका भाई जो है वो भाग गया। उसके बाद वो जवाब भी दिया गया मियाँ साहब की जानिब से। लेकिन जो बात कर रहे हैं अपोजिशन लीडर, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर अगर ये कहते हैं कि 50 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं और महंगाई मुल्क में हुई है, तो क्या इसका जवाब हुकूमत के पास ये है कि डॉक्टर मज़ारी खड़ी हो के ये कहे कि जी आपका भाई भाग गया, या आपने लूट मार की है, या आप पर मुकदमात हैं? क्या कह रहे हैं आप कौम को, क्या बताना चाह रहे हैं? भाई लीडर ऑफ अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ ये बता रहे हैं लोगों को कि 50 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं। आप बताएं कि भाई क्यों बेरोज़गार हुए हैं या उनकी कंपनसेशन क्या है उसकी, हाँ, और क्या करेंगे हम? क्या फिर जब वो ये कहते हैं कि बिजली की कीमतों में महंगी हुई हैं, क्या पेट्रोल की कीमतें महंगी हुई हैं, आटा महंगा हो गया है, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो इसका जवाब ये है कि जी आपका भाई मुल्क से बाहर चला गया। आप ये बताएं कि आपकी जो पॉलिसी हैं उसकी वजह से, मैं ये समझता हूँ नकी साहब कि ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत के पास जो पॉलिसियाँ थीं और वो पॉलिसी जो नाकाम हुई हैं और जिस पर बहुत ज़्यादा अवाम को मुश्किलात का शिकार हुआ है, महंगाई के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, बार बार वज़ीर ख़जाना तब्दील किए गए हैं। असद उमर को लाया गया, बहुत पेंट करके जैसे दुनिया के नंबर 1 चैम्पियन थे, और फिर रुसवा करके निकाला गया। फिर जनाब हफीज़ शेख साहब आए, उनका फिर बड़ा वो किया गया, उनको निकाला गया। अब शौकत तरीन साहब को लाए हैं। बात यह है कि ये शौकत तरीन साहब हों, हफीज़ शेख हों या असद उमर साहब हों, ये क्या करेंगे जब कोई कप्तान पॉलिसी तो पहले बताए कि हमने करना क्या है। कभी प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं तो कहते हैं चाइना वाली पॉलिसी हो, मलेशिया जाते हैं तो कहते हैं वहाँ की हो, तुर्की जाते हैं तो वहाँ की हो। पहले आप ये डिसाइड तो करें कि आपने कौन सी पॉलिसी बनानी है, आपने कौन सा मुआशी निज़ाम सामने लाना है। आपने नहीं, अभी डिसाइड का टाइम तो नहीं रहा ना। अब तो वक्त था कि परफॉर्म करके दिखाते। अब तो 3 साल बाद नतायज सामने आना शुरू हो जाते ना। ये तो चलो पहले 100 दिन छोड़ दें, पहला साल सही, उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सर। अगले 2 साल भी आप देख लें, जिस सूरत हाल में मुल्क मुआशी सूरत हाल में जा रहा है और जिस तरह हम IMF के एक जाल में फंसते जा रहे हैं, मुआशी सूरत हाल बेहतर होने के इम्कानात नज़र नहीं आते। ये बात ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी आज़ाद मईशत के माहिरीन हैं वो सारे ये कह रहे हैं। बहुत डॉक्टर कैसर बंगाली से बात कर लें और बाकी बेशुमार लोगों से बात कर लें, वो जो फिगर्स दे रहे हैं और आने वाले दिनों में जो वो हालात बता रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये जो आज हालात हमें दरपेश हैं, ये इक़्तिदार में आने से पहले इनका कोई बंदोबस्त करने के लिए, कोई हिकमत अमली बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई होमवर्क करना चाहिए था। ये 22 साल के हमें सुना के कान हमारे पक चुके हैं कि 22 साल की स्ट्रगल है। और 22 साल की स्ट्रगल में आप 2-4 लोग तो तैयार करते ना, जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल को स्टैंड करते। वो कौमी असम्बली में जो जवाब नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, उसको तो डाइवर्ट करते हैं कि फिर वही चोर चोर का नारा लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चलाते हैं
जो बात आपको कौमी असम्बली में क्लियर करनी थी वो आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं कि आप पे बात भी ना आए। इस वक्त जब भी आप पीटीआई के वर्कर्स से या पीटीआई के ओहदेदारान जिम्मेदारान से बात करते हैं या इवन के सोशल मीडिया उनका जो जिस तरह से एक्टिव है उस पर जनाब इसके जवाबात बड़े अजीब व गरीब सामने आए हुए हैं। वो जवाब ये आए हुए हैं कि जनाब ये मौजूदा हुकूमत क्या करे, वो इलेक्शन कमीशन को ठीक करना चाहती है, इंतखाबी इस्लाहत करना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन रेजिस्ट करता है, वो अदालती निज़ाम ठीक करना चाहते हैं तो अदलिया रेजिस्ट करती है, वो नीचे करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं पब्लिक सर्विस के जितने डिपार्टमेंट्स हैं तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो मज़ाहमत कर रही है। तो क्या करें अकेले इमरान खान? फिर लोग पूछते हैं तब्दीली क्यों नहीं आई। ये बाकायदा उनके सोशल मीडिया पर ये जवाबात दिए जा रहे हैं। ये जो सारे नौजवान इस किस्म की बातें कर रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये सब बातें करना जो है ना कि जी वो क्या करें वो क्या करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब मुल्क मिला तो आधा मुल्क टूटा हुआ था और आधा मुल्क लेके वो आगे चले और इब्तदाई 17 दिनों में उन्होंने मुल्क की तमाम बुनियादी पॉलिसियों को तब्दील कर दिया। ठीक है जी, उन्होंने नई से नई चीज़ें दी, उन्होंने शनाख्ती कार्ड दिया, पासपोर्ट दिया और बहुत आप देख लें। तो बात ये है कि जो टीम का हेड होता है पॉलिसी उसने देनी होती हैं। अब क्योंकि फ्रंट सीट पे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठे हुए हैं ना पीटीआई की, वो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्हें ये प्लान तो पहले करना चाहिए था कि हमने आके इब्तदाई 100 दिनों में क्या करना है, उसके बाद फिर अगले 100 दिनों में क्या करना है, फिर 1 साल में क्या पॉलिसी, फिर 2 साल में क्या पॉलिसी, फिर 3 साल में हमने क्या करना है और चौथे साल में हमने फिर किस तरह करना है। 5वां साल तो इलेक्शन का साल होता है, उस साल तो कैंपेन शुरू हो जाती है, लोग तो अभी से कैंपेन शुरू कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि इन लोगों के पास जो एक बुनियादी पॉलिसी होनी चाहिए थी वो पॉलिसी नहीं है। ये हालात को कंट्रोल नहीं कर सके। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। यही बात आज कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन ने की है। लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत धीमे मिजाज के आदमी हैं, वो इतनी सख्त बात नहीं करते जिस तरह मरीम नवाज साहबा बात करती हैं ना। मरीम नवाज साहबा ज़रा सख्त बात करती हैं और उनके लबो लहजे में ज़रा मज़ामत भी होती है। ये इनके लबो लहजे में, मियाँ शहबाज शरीफ के लबो लहजे में ज़रा मफाहमत का अंदाज़ होता है, ये मफाहमत के अंदाज़ में बात करते हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ उन्होंने बयान किए हैं क्या वो दुरुस्त नहीं है? क्या बेरोज़गारी नहीं होगी? क्या एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने जाते जाते 16,000 लोगों को नौकरियों से नहीं निकाला? क्या वो 16,000 ख़ानदान के चूल्हे ठंडे नहीं हो गए? वो तो कहते हैं इदारे आज़ाद है ना। देखिए अदालत ने अगर एक फैसला दे दिया हम क्या करें, उस पर अमल दरामद करना है। मेरी बात सुने, अदालत तो और भी बहुत सारे फैसले देती है ना, अदालत तो और भी बहुत सारे फैसले देती है। हुकूमत सारी अदालतों पर फिर वो तो करे ना, अमल दरामद तो करे। और अगर अदालत ने फैसला दे दिया है तो अदालत को ये तो बताया जाए ना कि जनाब इसमें ड्राइवर, इसमें नैब कासद, इसमें और छोटी छोटी मुलाजमत जो हैं चौकीदार, वो भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। और फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ ये लोग जो है ये मेरे ख्याल 1996 में ये आए थे जी, 1996 में ये लोग भर्ती हुए थे, फिर इनको निकाल दिया गया। फिर आज ये सारे लोग जो हैं ये 50 से ज़्यादा उम्र के हैं, कोई 56 साल, कोई 57 साल, कोई 58 साल, कोई बेचारा जो है वो 2 साल बाद रिटायर होने वाला है, कुछ साल बाद रिटायर होने वाला है, कुछ 3 साल बाद किसी की बेटी की शादी होने वाली है, किसी के बच्चे की यूनिवर्सिटी में तालीम मुकम्मल होने वाली है। वो सारे के सारे स्टॉप हो गए हैं। ज़ाहिर है इदारों ने तनख्वाहें देनी बंद कर दी, इदारों ने तो फ़र्क कर दिया उनको। वो लोग कहाँ जाएं? ये बात जो मियाँ शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगारी, एक तो लोगों को निकाला जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का आप हाल देख लें, प्राइवेट सेक्टर की आप देखें किस तरह, मतलब प्राइवेट सेक्टर में लोग बेरोजगार हुए। मीडिया इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, मीडिया इंडस्ट्री में देख लें कितने टॉप स्टार से लेके और नीचे तक कितने लोग जो घर बैठे हुए हैं। तो ये जो बातें मियाँ शहबाज शरीफ ने यही बातें की हैं ना, क्या ये गलत कहा है उन्होंने? इसका आप जवाब दें कि ये क्या ये आपकी पॉलिसियाँ थी, इस पॉलिसी की वजह से ये क्यों हुआ? इसका जवाब देना चाहिए था। मेरे ख्याल में असद उमर साहब को देना चाहिए था, जहांगीर तरीन साहब को देना चाहिए था, और इनके जो सुपरस्टार मिनिस्टर हैं उनको देना चाहिए था। जब जवाब कोई नहीं होता, हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद होती है, तो आज तो डॉक्टर शीरीन मज़ारी आ गई हैं और उन्होंने ज़रा बेहतर अंदाज में बात की है। वरना इनके पास तो मुराद सईद साहब है ना, मुराद सईद साहब खड़े हो जाते हैं और फिर अपोजिशन को जिस तरह वो शोला बयानी करते हैं, फिर उसके बाद तसादम हो जाता है कौमी असम्बली में। फिर ये कहते हैं जी अपोजिशन जो है कौमी असम्बली नहीं चलने देती। माजी में यही होता रहा है। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो ठीक है कि मियाँ नवाज शरीफ पर मुकदमात चल रहे हैं, सब कुछ है, सब चीज़ है, लेकिन आप हुकूमत तो ये बताए ना कि लोगों को रोज़गार फराम करने के लिए, लोगों को अदवायात सस्ती फराम करने के लिए, खाने पीने की सस्ती चीज़ें फराम करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? ठीक है,
हुकूमत तो कोई ऐसा प्लान नहीं बता रही। आए दिन जो है, आए दिन आप देखें, शाम को उस दिन हम प्रोग्राम करके यहाँ से निकले और गए, आगे देखा तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, ये पेट्रोल महंगा हो गया। ठीक है, आज जनाब हम आए हैं प्रोग्राम करने के लिए तो पता चल बिजली महंगी हो गई है। ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसको कंट्रोल करना क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का काम नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये रिपोर्ट्स नहीं आ रही कि कंटोनमेंट बोर्ड के साथ, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में अवाम ने क्या किया पीटीआई के साथ? और वो मुस्लिम लीग जिसको ये सारा कुछ कहते रहे हैं, चोर डाकू और पता नहीं क्या, उसके नताइज देख लें। कंटोनमेंट बोर्ड से आप अंदाजा लगा लें कि मुस्लिम लीग तो पॉपुलर होती जा रही है। अच्छा, इसमें एक जो मौजूदा हालात हैं, जैसे अब अपोजिशन जाहिर है उसका काम है तनकीद करना और उसको जवाब हुकूमत का फरीजा है कि वो दे। बुनियादी तौर पर अपोजिशन को नहीं, वो आवाम को जवाब दे हैं, आवाम को जवाब दे रहे हैं। कौमी असम्बली में नहीं दिया गया, वो जवाब सामने नहीं आ रहे। मगर ये सवाल हम अपोजिशन के सामने हमेशा, मैं भी रखता हूँ, आपने हमेशा ये सवाल रखा है, अपोजिशन भी तनकीद तो कर रही है मगर वो भी कौमी असम्बली में कोई लाए अमल पेश नहीं कर सकी, सेनेट में कोई ऐसा लाए अमल जो है वो सामने नहीं ला सकी। अपोजिशन भी या फिर इस पर कोई मज़ामती तहरीक नहीं चला सकी, कोई एहतजाज नहीं कर सकी। अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए जो अपोजिशन का रोल है वो भी अदा नहीं हो रहा। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, आपने आज बहुत ज़बरदस्त बात की है नकी साहब कि अपोजिशन को एक मुतबादल प्रोग्राम देना चाहिए कि मुआशी प्रोग्राम ये होगा हमारा। मैं ये समझता हूँ ये सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं ये IMF के फ्रेमवर्क में रह के जब तक ये बजट बनाएंगी, बजट यही होगा। जब तक IMF से चाहे किसी जमात की हुकूमत आ जाए, क्योंकि जब तक हम IMF से जान नहीं छुड़ा सकते, हमारी को सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। या मुतबादल निज़ाम ले आएँ, मुतबादल कोई चीज़ ले आएँ, आपको मुतबादल ऐसा सिस्टम ले आएँ जो ऐसा मुआशी सिस्टम हो जिससे गरीब आदमी की हालत बेहतर हो। देखें, सूरत हाल ये हो गई है कि गरीब आदमी को ना तो हस्पताल में दवाइयाँ मिल रही हैं, ना कोई और उनकी किसी जगह को सुनाई हो रही है। और सरकारी इदारों में आप इदारा वाइज किसी दिन प्रोग्राम रखें, मैं आपको बताऊँगा। पुलिस में देख लें, आप कचहरी में देख लें, के तमाम इदारे जो पब्लिक के जहाँ वो हैं वहाँ आप करप्शन देख लें कितनी हैं, क्या सूरत हाल बन गई है। क्या हुकूमत जो है वो एक, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज भी एक बहुत बड़ी अहम पोस्ट पर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो ये पीपल्स पार्टी के ज़माने में कहा करते थे और आज भी वही हो रहा है। वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट जो है उसको मीडिया मैनेजमेंट से आप हल नहीं कर सकते, ना ठीक कर सकते हैं। ये हुकूमत क्या कर रही है जी, मीडिया के लिए ऑर्डिनेंस ले आओ, मीडिया के लिए बिल ले आओ, मीडिया के लिए ये ले आओ। बाबा, अगर आप आटा सस्ता कर देंगे, आप रोटी सस्ती कर देंगे, आप दवाइयाँ सस्ती कर देंगे, तो मीडिया यही कैसे कहेगा कि जी आटा महंगा है? बिल्कुल सही। मीडिया कैसे कहेगा कि चीनी महंगी है? मीडिया कैसे कहेगा कि दवाइयाँ महंगी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में अदवायात मिल रही हैं तो मीडिया कैसे कहेगा कि जी अदवायात जो है नहीं मिल रही हैं और ये जो है कोई मीडिया पर, मीडिया का जब माइक जाता है तो अवाम उस पर बोल रही होती है, वही अवाम कहेगी सब कुछ ओके है। मैं यही अर्ज करूँ ना, आप बजाय मीडिया का गला दबाने के और मीडिया पे वो करने के, आप ये कह रहे हैं जी हम ये कर देंगे, हम आप कर दें, आपके पास ताकत है, सब करते हैं, ठीक है। ज़ियाउल हक के ज़माने में तो अखबारों को भी सेंसर होता था, उस वक्त मीडिया इस तरह नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, अखबारात थे और इसी तरह सेंसर हुआ करते थे। बहुत सारे अखबारात बगैर ख़बरों के छपते थे। आप कर दें, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है? अवाम तो फिर रिएक्ट करती है ना जब उनको चांस मिलता है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आपको पहले अपनी पॉलिसियाँ बेहतर करनी चाहिए। अपनी पॉलिसियाँ अगर बेहतर नहीं करेंगे और जो मुश्किलात हैं आवाम को, उन मुश्किलात का कोई अजाला नहीं करेंगे, वो मुश्किलात कैसे कम हो उसके लिए कोई पॉलिसी लेके आएँ। अस्पतालों में आप गुजरांवाले में आज आपने देखा है कि गुजरांवाले में पानी आ गया और वहाँ जनाब लेबर रूम में, जी हॉस्पिटल में जो अस्पताल में जहाँ गरीब और मेहनत काश होते हैं, ये सारे सरमायादार तो लंदन और पेरिस और पता नहीं कहाँ जाके, अमेरिका जाके इलाज कराते हैं। गरीब आदमी को हॉस्पिटल आपने देखे, आप कहते हैं जी हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। रियासत मदीना में हुक्मरान ऐसे होते हैं कि अस्पताल में पानी आया सर, और रियासत मदीना के हुक्मरानों के पास कौमी असम्बली में देने के लिए जवाब नहीं है। आप कह रहे हैं मुतबादल प्लान ले आए, ये तो अब नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। इस पर मजीद भी बात करते हैं और दीगर कुछ आम मौज़ूआत का भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब जिक्र करेंगे कि तर्जमान तालिबान अफ़गानिस्तान में उन्होंने गुफ्तगू की है
और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो इस वक्त काम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो अमन की काविश है उनकी, और उस अमन की काविश को मुदाखलत ना समझा जाए। आज उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से वज़ाहत दी है, ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। शातिरी साहब, बड़ा सराहा गया है इमरान खान साहब के अफ़गानिस्तान में किरदार को, और इस वक्त अफ़गान तालिबान है, उनकी हुकूमत है, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये स्टेटमेंट दी है। मैं समझता हूँ ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, और हम वहाँ मुदाखलत भी नहीं कर रहे। जो हमारे इर्द गिर्द पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हम जो को मुदाखलत कर रहे हैं। हमने पहले ये कह दिया था कि हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये मैं ये समझता हूँ, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन बहाल हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान को उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, खित्ते को फ़ायदा होगा, खित्ता तरक्की करेगा। हमारी कोशिश ये है। दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि जो अफ़गान लीडरशिप है, नकी साहब, वो अफ़गान लीडरशिप एक नाअहली का सबूत दे रही है। आप देखें, उन्होंने इतनी बड़ी एक फ़ौज ज़फ़र मौज जमा कर ली है वज़ीरों की, उसमें कोई खातून नहीं है। बिल्कुल सही। इससे आप उनके इरादे देख लें कि वो इस पर दुनिया इसी पर ही क्रिटिसाइज कर रही है। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, बच्चियों की तालीम के हवाले से, और बाकी दीगर चीज़ों के जो हैं, वो उनके पास कोई पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नहीं है। और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं। हमारे पास जितने भी हमारे केपी के लीडर्स हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, वो इस बात के ख़दशात का इजहार कर रहे हैं। जो लोग हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ गए हुए हैं अफ़गानिस्तान में, मेरी उनसे भी गायब बगायब बात होती रहती है, वो सारे अभी तक इसी ख़दशात का इजहार कर रहे हैं कि किसी वहाँ सूरत हाल बेहतर होने के इम्कानात बहुत कम हैं। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, पुरअमन अफ़गानिस्तान हो, और पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हक़ में है। बिल्कुल ठीक है। अफ़गानी देखें 40 साल से ज़्यादा वो लोग हो गए हैं। लेकिन ये बयान जो है, क्या ये दुनिया के दीगर ममालिक बिलखसूस इंडिया जिस नौयत का प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो ये ज़ाहिर है जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, उनके तर्जमान हैं, उनकी हुकूमत है, उनका ये बयान जब ये सामने आया है तो ज़ाहिर है वो दुनिया में नशर हुआ है, तो उसका असरात मुरतब होंगे। तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा होना इंडिया को तो बहुत बड़ा ज़ख़म लगा है ना। अब वो इंडियन लीडरशिप अपने ज़ख़म चाट रही है। उन्होंने जो कार्ड्स लगाए हुए थे और जो उन्होंने सरमायाकारी वहाँ की थी, वो सारी उनको शिकस्त हो गई है। तालिबान के आने के बाद उनके वो जो अज़ाइम थे वो नाकाम हो गए हैं। वो ये चाह रहे थे कि वो अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, और गाय बगाए जब उनका दाव लगता था वो करते भी रहे हैं। ठीक है। लाहौर में जो धमाका हुआ था, कई दफ़ा मैंने उसका जिक्र किया, वो ये करते रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब तालिबान आ गए और उन्होंने ये देखा कि अब तो सूरत हाल वहाँ बदल गई है, और तालिबान लीडरशिप ने ख़ुद ये कहा है कि हमारी सरज़मीन किसी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ना हम करने देंगे, तो वो इंडिया के सारे अज़ाइम जो हैं वो खाक में मिल गए। नहीं, फिर इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान की मुदाखलत है, उसका जवाब जो आज गया है खुद अफ़गान हुकूमत की जानिब से, तालिबान हुकूमत की जानिब से, इसके भी यकीनी तौर पर बड़े असरात होंगे। अफ़गान लीडरशिप जो है और उनके तर्जमान जो हैं, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया दुनिया पे कि ये कोई मुदाखलत नहीं है, ना इसको मुदाखलत समझा जाए। जो हमारे पे इल्ज़ामात लग रहे थे, हमने तो उनको ये कहा कि सारे लोग मिल को बैठो, एक हुकूमत बनाओ, और फिर बुरी हुकूमत बना लो, और उसके बाद अफ़गान आवाम जिसको चाहती है, आप वो जिसकी हुकूमत बनेगी हम उसको मानेंगे और उसके साथ ताल्लुकात भी बनाएंगे, और जो दोनों ममालिक हैं वो मिलकर तरक्की भी करेंगे। कुछ हमारे दुश्मन जो हैं वो ये नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, तो उसी लिए वो हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफ़गान लीडरशिप का जो ये है बयान, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। दुनिया के लिए एक वाज़ेह मैसेज गया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है। सही, पाकिस्तान अमन चाहता है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं शातिरीन साहब। हम पॉलीक्लिनिक पर स्टोरीज़ करते रहे हैं, आपने बड़ी ब्रेकिंग स्टोरीज़ दी हैं इस पे, और हम अपने प्रोग्राम में भी उसको डिस्कस करते रहे हैं। करप्शन की स्टोरीज सबूतों के साथ टीवी पर चलाते रहे, बताते रहे। मुख्तलिफ जो मुतालिका वज़रा थे उनसे रब्ते की कोशिश भी की गई, मगर वो कतराते रहे। आखिरकार सच टीवी ने जिस तरह से ये ख़बर चलाई और जिस तरह से इसको फॉलोअप किया, अब कायमा कमेटी सेनेट की जो है सेहत के हवाले से, उसने इस पर ब्रीफिंग भी ले लिया और एक्शन भी लेने की बात की है। ये एक बड़ी ज़ाहिर है आपकी भी कामयाबी है और आवाम के लिए भी इसका बड़ा फ़ायदा हो। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब पोली क्लिनिक वालों ने 2 रुपये का मास्क जो है वो ख़रीदा 14 रुपये में, तो ये कौम के पैसे गए ना, गरीब मुल्क के पैसे गए। 3.25 अरब रुपए का, लगभग 3.25 अरब रुपए का जो है वो पोली क्लिनिक का बजट होता है।
3.25 अरब रुपए में बजाय आवाम पर ख़र्च करने के वहाँ सारे करप्शन की नज़र हो जाते हैं। मेडिसिन की जो ख़रीदारी है उसमें हमने ये कहा। तो डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब जो हैं, बहुत काबिल आदमी है डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब, और बड़े दबंग अफसर हैं। उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए तो वो बहुत सारे मामलात को सीधा करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर शाहिद हनीफ की क्या मजबूरियाँ हैं कि वो आने के बाद उन्होंने अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, और जिन लोगों को उन्होंने ओहदों से नहीं हटाया जो मुख्तलिफ करप्शन में मुलव्वस हैं, वही लोग उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वही लोग हेल्थ मिनिस्ट्री में जाके कहते हैं जी इनको भी ईडी से फारग करो, सही है, तो हमारा और बंदा ले आओ। ठीक है। तो इसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि अपना जो काम है वो चलता रहे। हमारे पास तो वो वीडियो भी मौजूद है जब पोली क्लिनिक के एक डॉक्टर हमारे पास आए और आके उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि जी ये डॉक्टर शाहिद हनीफ के ख़िलाफ़ आप स्टोरी करें और ये ऐसे करें, सारी चीज़ें। और वही आदमी पोली क्लिनिक में डॉक्टर शाहिद हनीफ का राइट हैंड बना हुआ है। अच्छा, वही उनके साथ है, वही इधर आके डॉक्यूमेंट है। हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमारे सीसी कैमरों की सारी वीडियो महफूज है कि उसके साथ कौन था, वो इतनी बड़ी फाइलें लेके आया था, सारी हमारे हवाले कर दिया। तो ऑडिट रिपोर्टें जो हैं वो उन्होंने कहा जी सारी दें, जो मास्क खरीदे गए हैं वो दें। स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट है हेल्थ की, उन्होंने ये सारी चीज़ें मांगी हैं। पोली क्लिनिक वालों ने क्या काम, सिविल काम का उन्होंने कहा है कि जो बाथरूम बने, 3 बाथरूमों में 45 लाख रुपए लगाया गया जहाँ आप टूटी हुई नहीं है। सही, आप ये बताएं। अच्छा, बड़े स्कैंडल हैं करप्शन के। डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, अच्छा उनके खिलाफ 17 पैरे हैं, और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के 17 पैरे उनके खिलाफ बने हुए हैं, वो मौजूद हैं। शाहिद हनीफ साहब ने नहीं हटाया, मालूम नहीं क्यों। तो उनके बारे में वो उन्होंने कहा कि वो ऑडिट रिपोर्ट सारी हमें दे जाएं। अच्छा, हम कोई चीज़ करते हैं ना, कोई चीज़ लाते हैं सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब अपने दस्तखतों से ख़त लिख देते हैं। अच्छा, अब ये बताएं, ये जो स्टैंडिंग कमेटी में खुद बैठे हुए थे ना डॉक्टर शाहिद हनीफ, उस दिन बैठे हुए थे कल, और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स दें, उन्होंने कहा जी देंगे। उन्होंने कहा ये बताएं ये क्या हुआ है, ये अदवायात का जो मयार है इस पर, ठीक है। वो सेनेटर वहाँ बहुत गुस्से में हुए, और फिर जो उन्होंने डिस्पेंसरी पार्लियामेंट हाउस के नाम पर उन्होंने कहा हमने तो इतनी दवाइयाँ ली नहीं, ये कहाँ गई इतनी दवाइयाँ, ये इतने मतलब लाखों रुपए की दवाइयाँ उस डिस्पेंसरी के नाम पर कहाँ गई हैं। उन्होंने कहा इसकी भी रिपोर्ट दी जाए। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि हम अगर मीडिया पे कोई चीज़ लाते हैं तो डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब एक लेटर लिख देते हैं कि जी ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह नहीं है। लेटर लिखने से डॉक्टर साहब काम नहीं होगा। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वही आपको कुछ करने नहीं देते और आप कर कुछ नहीं रहे। मार्क्स का हुआ, दवाइयों का प्रॉब्लम हुआ, गोलियों का हमने बताया, हमने सिविल वर्क्स का बताया। पिछले दिनों जो बारिश हुई, हमारा उस दिन प्रोग्राम नहीं था, बारिश हुई, आप जाके देखें कि इमरजेंसी में कितना पानी था। बिल्कुल सही। फेडरल गवर्नमेंट को जैसे आज गुजरांवाले में दिखा रहे हैं, सारे चैनल दिखा रहे हैं, पैदा हुई, और इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल पोली क्लिनिक में हो गई थी। भाई ये फेडरल का हॉस्पिटल है और बड़ी मरकज़ में वाक़ है, और ये आप क्या कर रहे हैं, ठीक है आप। अच्छा, फिर मेडिकल स्टोर में इन्होंने कई ऐसे स्टोर कीपर लगाए हुए हैं डॉक्टर अमानुल्लाह साहब ने, जिन पर बाकायदा अदवायात चोरी के मुकदमा दर्ज हैं। ये अगले प्रोग्राम में हम उनके FIR भी दिखाएंगे, उनके नाम भी पेश करेंगे। उन सबको दोबारा लगाया हुआ है। भाई अगर आप ये देख रहे हैं कि ये करप्ट हैं, ये चोरी में पकड़े गए हैं, इन पर FIR दर्ज हो चुकी हैं, उसके बाद भी आप इनको लगा रहे हैं, फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल ठीक है। फिर कहते हैं जी सजाद तरीन ये कहता है, सजाद तरीन ये कहता है। फिर डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब जो हैं वो ख़त लिखने शुरू कर देते हैं उन्हीं के कहने पे जो डॉक्टर शाहिद हनीफ की टांगें खींच रहे हैं। तो डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब को एक्शन लेना चाहिए उन करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ जो मुल्की वसाइल को लूट रहे हैं, जो हॉस्पिटल को बदनाम कर रहे हैं। उनके सारा करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि मेडिकल स्टोर में क्या आ रहा है, जो मेडिकल स्टोर में आ रहा है क्या वो इस मयार का है, उसकी क्वालिटी भी चेक की जाए, कीमत भी चेक की जाए, क्योंकि दोनों हवालों से घपले मौजूद है, दोनों हवालों से, मास्क के हवाले से भी घपले मौजूद है। अच्छा, फिर कैनोला की खरीदारी का मामला सामने आया, ये भी जो सेनेट की कामा कमेटी बराए सेहत में, उसमें भी मेरे ख्याल में करप्शन है। जब कैनोला खरीदा गया, कैनोला की बात हुई तो उस वक्त भी हमने बात की थी और मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने आज भी कोशिश की कि पोली क्लिनिक के जो तर्जमान है भुट्टो साहब,
वो आ जाएं, डॉक्टर भुट्टो जो है वो आ जाएं और वो आकर बात करें और ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि ये पूरी क्लिनिक में जो कुछ हुआ और जो कुछ स्टैंडिंग कमेटी पे हुआ, लेकिन कोई आने जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा तो प्लेटफॉर्म हाजिर है ना, डॉक्टर शाहिद हनीफ आ जाएं, कोई डॉक्टर फारूक अख्तर आ जाएं, डॉक्टर अमानुल्लाह खान आ जाएं, कोई आ जाएं, आके बताएं तो सही, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम करते हैं तो हमें खत लिख देते हैं। अब आप स्टैंडिंग कमेटी को क्या बताएंगे? स्टैंडिंग कमेटी पूछ रही है ना। अब ये स्टैंडिंग कमेटी जब चीज़ें जाएंगी, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो खत लिखने से या इस तरह करने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब जो पॉली क्लिनिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और दबंग अफसर हैं, उनको एक्शन करना चाहिए। वो एक्शन क्यों नहीं कर रहे? जब वो एक्शन नहीं करते और नीचे करप्शन हो रही है, फिर सवाल उठते हैं। बिल्कुल देखें, अगर वो मतलब वो ईमानदार आदमी है, वो जो है लेकिन उनकी नाक के नीचे जब ये सारा कुछ होगा तो फिर सवालात तो उन पर होंगे ना कि वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे। अच्छा, इस पे ये जो 3 कनाल पर ये बना हुआ है, ये भी जिक्र किया गया और उसके जो रकबा है उसको भी कहा गया, और फिर दीगर जो करीब रिहायशी इमारतें हैं उसमें भी आज ज़ाहिर ये जिक्र हुआ। तो सवाल ये है कि की ज़ाहिर एक्सटेंशन के हवाले से भी कोई बात होने लगी है? पॉली क्लिनिक ज़ाहिर है बड़ा बर्डन होता है। पहले पॉली क्लिनिक की यहाँ बिल्डिंग बननी थी, फिर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने, वो भी बादशाह आदमी थे, उन्होंने जाके कोर्ट में कहा जी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं, फिर उनकी जगह कोई और दे दी गई, कुछ G11 वाली साइड पर, अब वहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। बल्कि ये जो मौजूदा बिल्डिंग है इसकी जगह नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी बन जाए, ये भी बन जाए, क्योंकि आबादी बढ़ गई है। सही। जिस तरह आबादी तेज़ी से बढ़ रही है उस तरह हॉस्पिटल नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत है और वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे अहम हॉस्पिटल जो है वो पॉली क्लिनिक है। मिम्स भी है, पॉली क्लिनिक भी है, और पॉली क्लिनिक में अगर एक एक एमरजेंसी में या दूसरी जगह किसी वार्ड पर एक एक दो दो मरीज़ पड़े हुए होंगे और वार्डों में सफाई नहीं होगी, मसाइल होंगे, तो ये फिर बात तो उठेगी। नहीं, यकीनी तौर पर अगर आप विजिट करते हैं पॉली क्लिनिक का जाकर तो उसमें सूरत हाल बहुत मखदूश है। डॉक्टर अमानुल्लाह खान ये कहते हैं जी मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने करैक्टर से साबित करें, आप ये साबित करें कि करप्शन नहीं हो रही। जो हम सवालात देते हैं, आप आएँ यहाँ बैठे हमारे साथ कुर्सी पर और कहें जी ये इसका हमने ये एक्शन लिया, ये इसका ये एक्शन लिया। आप डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब जो हैं वो वहाँ कह के आए हैं कि जी मैं सारी रिपोर्ट आपको दूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, कैनुला की भी आएगी और मार्क्स की भी आएगी कि ये महंगे कैसे खरीदे गए हैं। तो इसका जवाब उधर आप दे रहे हैं, जब हम कहते थे तो हमें नहीं दे रहे। ठीक है, तो इस पर यकीनी तौर पर हमारा मकसद तो ये है, हमारा ये मकसद है कि बेहतरी आए और करप्शन ख़त्म हो। और आज फिर मैं डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब से अपील करता हूँ कि वो करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन करें। अगर उन्होंने करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन न किया तो ये करप्ट लोग जो हैं डॉक्टर शाहिद हनीफ को ले डूबेंगे। इसी के साथ ही एतजाज़ ज़कीर सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।